बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 59 है। आज हम आपके लिए किताब ला रहे हैं कलंदर ज़ात। ये एक मुकम्मल किताब है। आवाज तालिया, मुसन्निफ अमजद जावेद। ये किताब 1874 सफ़ात पर मुश्तमिल है। तो आइए सुनते हैं पार्ट नंबर 59 सफ़ा नंबर 543 से। हर किसी का यही कहना था कि उन्होंने कल रात के बाद छाके को नहीं देखा। मैंने हर एक से यही कहा था कि उसका फौरन पता करें कि वो किधर चला गया है। मुझे एकदम से उसके बारे में तशवीश होने लगी थी, क्योंकि मैं चाह रहा था कि उसके साथ बाहर निकलूं और मालूम करूं कि रात की कार्रवाई के बारे में किसी को पता भी है या नहीं। लेकिन छाके का कहीं दूर दूर तक पता नहीं था। इसी वजह से मुझे याद ही नहीं रहा कि शाहनवाज का क्या बना। कुछ देर बाद याद आया तो मैंने रंधावे को फोन किया। उसने मेरी कॉल काट दी। मैंने फिर कोशिश की तो उसका फोन मसरूफ जा रहा था। मेरा दिमाग एकदम से घूम गया। अब सिवाय इंतजार के मेरे पास कोई चारा नहीं था। मुझसे कमरे में नहीं बैठा गया। मैं उठा और सहम में से होकर गली में आ गया। मैं आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चौक की तरफ जाने लगा तो पीरजादा वक्कास का फोन आ गया। जी पीरजादा साहब, कैसे याद कर लिया? मैंने अपने लहजे को खुशगवार बनाते हुए पूछा तो उसने ठहरे हुए लहजे में कहा, तुम्हारा यार छाका किधर है? पता है उसके बारे में? नहीं, क्यों, क्या हुआ है इसे? वो अपने घर में होगा। मैंने उलझते हुए कहा तो वो बोला, उसके बारे में पता चला है कि जख्मी हालत में अस्पताल पड़ा है। बताने वाले ने शुबा बताया है, मुमकिन है वो ना हो। अस्पताल में पता कर लो। उसने बताया तो मैं एकदम से परेशान हो गया। मैंने चौक में पहुंचने तक उसके साथियों को फोन कर दिया। कुछ देर बाद अकबर नामी एक नौजवान बाइक लेकर आ गया ताकि अस्पताल जाकर छाके का पता किया जाए। मैं उसके साथ बैठा और हम कस्बे के अस्पताल की तरफ चल दिए, जो वहां से चंद ही किलोमीटर दूर था। हम नूर नगर से निकलकर अस्पताल के आधे रास्ते में थे। अकबर तेज रफ्तारी से बाइक भगाए चले जा रहा था। अचानक हमारे दाएं जानब से एक कार तेज रफ्तारी से निकली। उसने कच्चे में कार उतार दी तो धूल का एक गुबार उठा, जिससे सामने कुछ भी दिखाई न दिया। जैसे ही धूल साफ हुई तो सामने सुरह रंग की कार बिल्कुल सड़क के दरमियान खड़ी थी। उसके पीछे दो स्याह रंग की कैबन गाड़ियां थीं, जिन्होंने पूरा रास्ता रोका हुआ था। मैं चौंक गया और पूरी तरह अलर्ट हो गया। अकबर को बाइक रोकना ही थी। जैसे ही उसने बाइक रोकी, अचानक ही सामने से कई सारे लोग निकल आए। उनमें से एक लंबा तड़ंगा नौजवान था जिसके हाथ में पिस्टल था। बाकी कई लोग गन्ने थामे हुए थे। नौजवान ने अपना चश्मा उतारा, मेरे करीब आकर सर्द लहजे में कहा, नीचे उतरो। क्यों? मैंने पूछा। उसके साथ ही उसने हाथ घुमाया और उसका पिस्टल समेत हाथ मेरी गर्दन पर पड़ा। इससे पहले कि मैं संभलता, उसने दूसरा हाथ छोड़ दिया। मैं बाइक से नीचे गिरा ही था कि उसके साथ ही कई सारे लोग मेरी जानिब बढ़े। मैंने एक जिस लगाते हुए ऊंची आवाज से कहा, अकबर निकल जाओ। उन्होंने अकबर की तरफ देखा तक नहीं, बल्कि मेरी तरफ बढ़ आए, क्योंकि मैं सड़क की बाएं जानब खेतों की तरफ भागा था। उसी वक्त मेरे इर्द गिर्द फायर होने लगे। मुझे यकीन हो गया कि वो मुझे जिंदा पकड़ना चाहते हैं। मैंने अकबर को निकलते हुए देख लिया था, इसलिए बेपरवाह होकर फसलों की जानब बढ़ा था, मगर वो मुझसे भी ज्यादा तेज निकले थे। उन्होंने फायर बंद कर दिया और मेरे पीछे लपके। मैं ज्यादा दूर नहीं जा सका था कि उन्होंने मुझे पकड़ लिया। वो कई सारे थे। उन्होंने मुझे पकड़ते ही बेतहाशा मारना शुरू कर दिया। मैं जहां तक हो सका मुजाहमत की। एक बार मैं उनके चंगल से निकल भागा था, मगर वो सारे ही फाइटर थे। तकरीबन 10-12 मिनट के बाद मैं उस वक्त बेबस हो गया, जब किसी ने मेरे सर पर पिस्टल का दस्ता मारा।
उस वक्त मैं होशो हवास खो बैठा और मुझे पता ही नहीं रहा कि मैं कहाँ हूँ और मेरे साथ क्या हो रहा है। नया पैराग्राफ। एयरपोर्ट रोड पर वो गुलिस्तान जोहर का इलाका था जिसमें काफी कुशादा और नई तामीर शुदा कोठी थी जिसमें वो सब पहुंच गए। जसपाल और तानी ने पहली बार वो इलाका देखा था जबकि बदर उसी इलाके में रहता था। नाश्ता वगैरह करने के बाद मुराद और उसके दादा को एक कमरे में सुला दिया गया और वो पांचों ड्राइंग रूम में आ बैठे। तभी जसपाल ने बदर से पूछा, अब तो अपना तारुफ करा दो। इस पर वो जरा सा मुस्कुराया और बोला, कहाँ से सुनोगे, बचपन से या? उसने खुशगवार लहजे में कहना चाहा तो तानी तेजी से बोली, नहीं नहीं, वहां से बताओ जहां से तुम्हें हमारे बारे में पता चला। तुम्हारी कहानी फिर सुन लेंगे। उसके यूं कहने से माहौल काफी हद तक खुशगवार हो गया। बदर लबों पर मुस्कुराहट लाते हुए बोला, मैं तुम लोगों के लिए गैर नहीं हूं। मेरा ताल्लुक भी रोही से है। मैंने भी वहां कुछ अरसा गुजारा है। अभी तुम लोग वहां बात करके तस्दीक करना। ये कहकर उसने तवील सांस लिया और बोला, मैं कल दुबई में था जब फौरन मुझे यहां पहुंच जाने को कहा गया। ये इलाका मेरा है। वैसे तो मुझसे भी कई बड़े मगरमच्छ यहां हैं, लेकिन मैं अपने तरीके से रहता हूं, इसलिए ज्यादा गड़बड़ नहीं होती। खैर, यहां आकर तुम लोगों के बारे में पता चला। शाम तक मुझे इतला मिल गई थी कि असगर डकैत के लोग तुम लोगों को पकड़ने वाले हैं। कहां से पता चला? तानी ने पूछा। यहां के मेरे अपने जराए ने बताया। महरल शाह के बारे में मुझे मालूम हो चुका था। मैं ये मालूम कर रहा था कि असल में वो चाहते क्या हैं। वो सब पता करके मैं तुम लोगों तक आना चाहता था। तो क्या इस बारे में पता चला? जसपाल ने पूछा। हाँ, पता चला। वो सिर्फ सारा को ही नहीं मारना चाह रहे थे, बल्कि वो शाह समेत उसके घर वालों को भी खत्म करना चाहते थे। ये जिम्मेदारी महरल शाह ने इसलिए ली है कि परसा राम ने सारी जायदाद में से आधी जायदाद की कीमत महरल शाह को देने का वादा किया है। बदर ने कहा तो जसपाल बोला, अगर ये बात है तो हम इस परसा राम के बच्चे भूल जाओ इन्हें। वो अपने बच्चे ले जा चुके हैं इब्राहिम को मारकर। बदर ने अफसरदा लहजे में कहा तो उन्हें एकदम से शौक लगा। ये कैसे हुआ? तानी ने तेजी से पूछा। असल में बात यहां तक महदूद नहीं रही थी। इसे सियासी इशू बनाया जा रहा था और परसा राम ने इसे पूरी तरह सियासी इशू बना लिया था। बस फिर बहुत सारे सियासी लोग इस दबाव में आ गए। बदर, तुम साफ साफ क्यों नहीं बता रहे? कैसा सियासी इशू? सारा ने एकदम से कहा तो बदर ने इसकी तरफ देखा और बोला, तुम जानती हो कि परसाराम यहाँ के हिंदुओं में अपना असर और रसूख रखता है। उसने अपने बड़ों से बात की, उन्हें मौका मिल गया। वो लोग जो भारत यात्रा के लिए जाते हैं उन्हें मीडिया पर इस तरह पेश किया जाने लगा जैसे ये पाकिस्तान से तंग आकर यहाँ से मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। भारतीय मीडिया ने इस इश्यू को बहुत उठाया। दुनिया भर ये साबित किया जाने लगा कि पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी पर बहुत जुल्म हो रहा है। बात हुकूमती ईवानों तक जा पहुंची। सियासी लोगों ने महरल शाह को टास्क दे दिया कि इस हंगामे को यही खत्म करो। उसने परसा राम से गठजोड़ कर लिया। इसमें सबसे ज्यादा परसा राम फायदे में रहा। कैसे? जसपाल ने जज्बाती लहजे में पूछा। पाकिस्तानी हुकूमत की मदद लेकर अपने बच्चे वापस ले लिए, इलाके में महरल शाह जैसे बंदे से गठजोड़ किया, अपनी कम्युनिटी में बाअसर हुआ, भारत नवाज लोगों की नजरों में आ गया। अब वो इससे हर तरह का काम लेंगे और उसे पूरी मदद देंगे। अब वो इलाके में मजबूत जमींदार के तौर पर उभरेगा। बदर ने तफसील बताई तो शायद रूहान होकर बोला, सारा खेल लालच का है
और इसमें बेचारा इब्राहिम काम आ गया। अब क्या करना है? जसपाल ने पूछा तो बदर ने जवाब दिया, देखो, सारा और शाहिद कब तक यहाँ छुपे रहेंगे? हमें इन्हीं का ख्याल रहेगा। असगर डकैत या महरल शाह की बंदूक को मैं संभाल लूंगा, मगर जो राह के लोग इनके पीछे लग चुके हैं उनके लिए बहुत मुख्तात होना पड़ेगा। तुम्हें कैसे यकीन है कि राह के लोग? जसपाल ने पूछा तो बदर बोला, महरल शाह कौन है? यहाँ पर हर मजबूत आदमी के पीछे कोई न कोई कुव्वत है। मैं भी कुछ नहीं हूं। अगर मुझ पर, वो कहते हुए रुक गया, तो फिर क्या करें? तानी ने पूछा, ये लोग अभी इधर ही रहेंगे। ये शहर इन्हें चंद दिन तो छुपा लेगा। हम तीनों आज ही सक्खर जाएंगे। ये चारों मेरे लोगों के हवाले हैं और हम तीनों अपना काम मुकम्मल करेंगे। मजीद अगर कोई बात पूछना चाहती हो तो रोही फोन कर लो, मुझे भी बहुत से काम हैं। बदर ने कहा तो वो उठकर बाहर की जानब चला गया। जसपाल बहुत कुछ तेजी से सोचता चला जा रहा था। नया पैराग्राफ। मुझे जब होश आया तो मैं एक नीम तारीक कमरे के यख फर्श पर पड़ा हुआ था। मेरे हाथ बंधे हुए थे। मुझे कुछ भी अंदाजा नहीं था कि मैं कहाँ हूं और कितनी देर तक बेहोश रहा हूं। सबसे पहले मेरे जहन में यही सवाल आया कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने मुझे अगवा किया है। लाशौरी तौर पर मेरा ध्यान चौधरी शाहनवाज की तरफ जाता था। मुझे तो ये भी मालूम नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ। उसे पकड़ा भी था या यूं ही छोड़ दिया था, या फिर वो हत्थे ही नहीं चढ़ा। मेरा दिमाग घूम रहा था और मेरे बदन से टीसें उठ रही थी। मैंने अपने सर में खून की चिपचिपाहट महसूस की। मैं यही सोच रहा था कि दरवाजे की चिड़चिड़ाहट के साथ रोशनी भी उमड़ आई। उसके बाद चंद लोग अंदर आ गए। उनमें वो नौजवान भी था जिसे पहली बार मुझ पर हमला किया था। उसने मेरी तरफ इशारा करके कहा, तुझे होश आ गया? ये कहकर वो मेरे पास फर्श पर बैठा और मेरे बाल जोर से पकड़कर बोला, तेरे बारे में सुना तो बहुत था, मगर तू एक हकीर चूहे की तरह मेरे काबू में आ गया। मैं चाहता तो वही एक गोली तेरे पार कर देता, लेकिन मैं अभी तेरे अंदर से बहुत कुछ निकालना चाहता हूँ। अगर तुझे भौंकने पर मजबूर न किया तो मेरे यहाँ आने का मकसद ही खत्म हो जाता। कौन हो तुम और चाहते क्या हो? मैंने पूछा तो एकदम से कहता लगाकर बोला, गुड, बोलता भी है, चल बोल। ये इतराफ कर कि रात तूने ही हमारे बंदे पकड़वाए हैं। जब तक तू अपने बारे में नहीं बताएगा मुझसे कुछ नहीं पूछ सकेगा। मैंने ये कहा ही था कि उसने मेरा माथा जोर से फर्श पर दे मारा तो मेरी आंखों के आगे सितारे नाच गए। मैंने खुद पर काबू पाया। तब वो उठकर खड़ा हो गया। उसने मेरी पसली पर ठोकर मारते हुए कहा, एक हकीर चूहा मुझसे सवाल कर रहा है कि मैं कौन हूं? अभी बताऊंगा। जब तुम अपनी आखिरी सांसों पर होगे तुम्हें खुद पर अफसोस होगा कि तुम भारत में दिलजीत सिंह बनकर किस तरह गए थे। मतलब तुम भारतीय हो? मैंने इंतहाई नफरत से कहा तो वो हकारत से बोला, हाँ मैं भारतीय हूं और सिर्फ तेरे लिए यहां आया हूं। मैं तुझे खुद अपने हाथों से मारूंगा। बोल, शाहनवाज और मेरे साथी कहाँ हैं? उसने शाहनवाज के बारे में पूछा तो मुझे अंदाजा हो गया कि वो भी खुफिया वालों के हत्थे चढ़ चुका है। मुझे एक गोना सुकून महसूस हुआ। तभी मैंने उसे जानबूझकर गुस्सा दिलाते हुए कहा, हिम्मत है तो पूछ ले, तू बोलेगा और बताएगा। ये कहकर उसने फिर से मेरी पसली में ठोकर मारी तो मुझे अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। मैंने एक तवील सांस लिया और उसकी तरफ देखता हुआ बोला, देख, तू जो कोई भी है, इस तरह बंधे हुए को कोई भी मार सकता है। तेरे जैसे 4 हेजड़े भी ऐसा ही करेंगे। तेरी मर्दानगी तो मैं तब देखूं जब तुम मेरे हाथों में हाथ डाले। पता तो जब चलेगा। घेर कर मारना तो हेजड़ों का काम है।
اس کی باتوں میں مت آنا باس، یہ بہت خطرناک آدمی ہے، اس کے پیچھے کھڑے ایک گن بردار نے کہا۔ تو وہ دانت پیستے ہوئے بولا، بول ہمارے آدمی کہاں ہے؟ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے پوچھ ہجڑے، میں نے کہا تو وہ پاگل ہو گیا، اس نے میرے سر کے بال پکڑے اور سر فرش پر مارنا چاہا۔ اس لمحے میں نے اپنے آپ کو جھٹکا دیا تو میرا سر فرش پر نہ مار سکا۔ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا، میں نے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ وہ غصے میں پاگل تو پہلے ہی تھا، اس کی عقل اس کا ساتھ چھوڑ گئی۔ وہ میرے ہاتھ کھولنے لگا، میرے ہاتھ کھلے، پھر وہ مجھے اٹھا کر بولا، دکھا اپنی مردانگی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک مکہ میرے منہ پر مار دیا، لیکن اگلے ہی لمحے جب میں نے اس کے ماتھے کے درمیان پنچ مارا تو وہ چکرا گیا۔ میں نے اسی لمحے دونوں ہاتھوں کی کھڑی ہتھیلیاں اس کی کنپٹیوں پر ماری تو اس کے منہ سے کرا نکل گئی۔ وہ فائٹر تھا، سمجھ گیا، اس لیے فوراً پیچھے ہٹا اور خود پر قابو پانے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے غیر محسوس انداز میں چاروں طرف دیکھ لیا تھا کہ وہاں پر کتنے بندے ہیں۔ 3 آدمی تھے اور ان تینوں کے پاس گنیں تھیں۔ وہ میرے سامنے آ کر مجھ پر جھپٹا اور اس کے ساتھ ہی کوئی تیز دار آلہ میری ران میں چبو دیا۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے جسم میں انگارے بھر دیے گئے ہوں۔ میں تڑپ اٹھا، میں اسے چھوڑ کر پیچھے ہٹا۔ میں نے دیکھا وہ پتلے پھل والا ہنجر تھا، ابلتا ہوا خون میری ران سے نکل کر ٹانگ کو بھگو رہا تھا۔ ٹیس کا احساس میرے پورے جسم میں پھیل رہا تھا۔ میں لڑکھڑا گیا، اسی لمحے وہ مجھ پر دوبارہ جھپٹا۔ میں نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا، اس کا سر میری بغل میں آیا تو میں نے اس کی گردن کو بھینچ لیا۔ اب میں اسے نکلنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ اپنا پورا زور لگا رہا تھا۔ وہ جس قدر زور لگاتا اسی طرح اپنے آپ کو میرے شکنجے میں جکڑا ہوا پاتا۔ اس نے ٹانگوں سے مجھے گرانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس وقت میری بقا اسی میں تھی کہ وہ میرے قابو میں رہے۔ میں اسے لیتا ہوا غیر محسوس انداز میں ایک بندے کی جانب بڑھنے لگا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ اپنے اس فائٹر کو بچانے کے لیے مجھ پر فائر کرے یا میرے گن مارے یا مجھ پر جھپٹے۔ ایسا ہی ہوا۔ جیسے ہی میں اس کے قریب ہوا، اس نے گن ہوا میں لہرائی اور اس کا دستہ مجھے مارنا چاہا۔ اسی دوران میں نے بغل میں دی ہوئی گردن کو جھٹکا دیا، کڑک کی آواز آئی اور وہ ڈھیلا ہو گیا۔ اس وقت مجھے یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ وہ مر گیا ہے یا بھی زندہ ہے، کیونکہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب تک اس کی گن نیچے آئی اس وقت تک میں گن پر ہاتھ ڈال چکا تھا۔ ایک جھٹکے کے ساتھ گن میرے ہاتھ میں تھی۔ میں نے اگلے ہی لمحے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ اسی لمحے وہی فائر ہوا۔ میں نے فرش پر جس لگائی اور اس کا نشانہ لے لیا جس نے فائر کیا تھا۔ وہ دونوں ڈھیر ہو گئے۔ میں نے تیسرے کا نشانہ لیا، وہ بھی خون میں لت پت ہو گیا۔ اب انہیں دیکھنے کا اتنا وقت نہیں تھا۔ میں نے انہیں وہی چھوڑا اور اس کمرے سے باہر نکل گیا۔ شام ڈل چکی تھی اور اندھیرا پھیل رہا تھا۔ باہر لمبا کاریڈور تھا۔ وہ کوئی پرانا ڈاک بنگلہ تھا یا کوئی ایسی ہی دوسری عمارت تھی، مجھے یہ بھی دیکھنے کی فرصت نہیں تھی۔ میں ابھی فرار کا راستہ دیکھ ہی رہا تھا کہ باہر کی طرف سے کئی لوگ بھاگتے ہوئے آ رہے تھے۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ ان کا مقابلہ کرتا۔ میں تیزی سے بھاگا اور دائیں جانب کی دیوار کود گیا۔ میں جہاں پر گرا اس کے ارد گرد کئی فائر ہوئے۔ میری قسمت ساتھ دے رہی تھی، اس لیے میں بچ گیا۔ میں تیزی سے بھاگا تو وہ لوگ بھی میرے پیچھے لگ گئے۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا۔ میں ایک لمحے کے لیے رکتا اور ان کا نشانہ لے کر فائر کرتا۔ میں اگر برسٹ بھی مارتا تو اس وقت تک وہ مجھے نشانہ بنا چکے ہوتے۔ میرے سامنے چٹیل زمین تھی جس پر جا بجا جھاڑیاں اگی ہوئی تھی۔ اچانک مجھے ایک ٹیکری دکھائی دی۔ میں اس کی آڑ میں بے دم ہو کر گر گیا۔ میں بہت حد تک چکرا گیا تھا۔ ایک تو اندھیرا ہو رہا تھا اور دوسرا مجھے زیادہ سجائی نہیں دے رہا تھا، اور تیسرا میری ران میں اٹھتی ہوئی ٹیسیں بے حال کر رہی تھی۔ میں چند لمحے یوں ہی پڑا رہا، اپنے ماحول، اپنے حواس بحال کرنے کی کوشش کرتا رہا۔
मेरी रान में टीस बढ़ती चली जा रही थी। मैंने अपने पीछे आने वाले को देखा, वहां मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। सामने मैदान खाली था। अगर कोई सामने होता तो उसका ह्योला ही दिखाई देता। बिलाशुबा वो झाड़ियों की आड़ में होंगे। वो पीछे भी हटते तो इतनी देर में वो मुझे दिखाई दे गए होते। अचानक मैंने एक मोहम सी आहट पर अपने पीछे देखा। दो अल्सेशियन नस्ल के कुत्ते भागते हुए मेरी तरफ आ रहे थे। मैं एकदम से सीधा होकर बैठ गया। न जाने क्यों मुझे ये एहसास हो गया कि मैंने अगर इन पर फायर किया तो मुझ पर गोलियों का मुंह बरस जाएगा, बरस जाएगा। मैंने फैसला किया कि इन्हें ऐसे ही मारूंगा। एक को फायर मारकर जब तक दूसरा फायर करता मैं यहां से उठ भी ना पाऊंगा। वो कुत्ते वहशतनाक अंदाज में मेरी जानिब बढ़ रहे थे। मैंने अपनी निगाहें उन पर गाड़ दी। जैसे ही वो मुझसे चंद फुट के फासले पर रह गई, उन्होंने वहीं से मुझ पर छलांग लगाने के लिए अपने बदन को तोला ही था कि मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला, हुश। न जाने इस आवाज में क्या जादू था। वो कुत्ते एकदम से ठटक के यूं रुक के जैसे वो मुझसे खौफजदा हो गए हो। मैं एकदम से हैरान रह गया, इन कुत्तों को क्या हुआ। मेरी निगाहें उन्हीं पर जमी हुई थी। वो चंद लम्हे मेरी तरफ देखते रहे, फिर उन्होंने अपनी टांगे आगे फैला दी और उसके साथ ही वो दोनों पुरसुकून अंदाज में बैठ गए। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हुआ। वो चीर फाड़ देने के अंदाज में मेरी तरफ आने वाले यूं क्यों बैठे हैं, जैसे वो कोई मेरे पालतू हो। इस अजीब सूरत हाल ने मुझे हैरान कर दिया। इससे पहले कि मैं इस सूरत हाल की वजह मालूम करता, मुझे कुछ फासले पर आहट महसूस हुई। झाड़ियों के दरमियान से दो बंदे उठकर खड़े हो गए। वो जो बातें कर रहे थे उनकी मुझे समझ नहीं आई, लेकिन उनके साथ ही दो बंदे मजीद उनके पास आ गए। वो चार ही थे। वो मुख्तात अंदाज में आगे बढ़ गए। मैं समझ गया उन्होंने कुत्ते इसलिए भेजे थे कि या तो वो मुझे चीर फाड़ दें, या अगर मैं उन पर फायर करता तो वो मेरी लोकेशन मालूम कर लेते। मैं अगर फायर करके किसी कुत्ते को मार भी देता तो इनका नुकसान नहीं होना था। वो इकट्ठे नहीं हुए बल्कि फैल कर आगे बढ़ने लगे। मैंने फैसला कर लिया था कि एक ही ब्रस्ट में इनका काम तमाम करूंगा। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी रेंज में आते चले गए। जैसे ही वो मेरे निशाने पर आए, मैंने फायर खोल दिया। मैंने इनमें से तीन को तो गिरते देखा, तब तक एक गोली मेरी कोहनी के ऊपर से मेरा बाजू उधेड़ती हुई निकल गई। मेरा बाजू सुन्न होकर रह गया। मैं अगर इसके फायर न मारता तो उसने मुझे मार देना था। उन्होंने मेरी लोकेशन का पता चला लिया था। मैंने अगले ही लम्हे वो जगह छोड़ दी और पूरी कुव्वत से भागा। मैं जिस कदर तेजी से भागा था, एक जगह ठोकर खाकर गिर पड़ा। गन मेरे हाथ से छूटकर दूर जा पड़ी। उसी लम्हे मेरे पीछे एक दो फायर हुए। शायद मैं इनकी रेंज से निकल गया था, या फिर उनमें फायर करने की हिम्मत नहीं रही होगी। फिर कुछ नहीं हुआ। मैं अपनी बका के लिए भागता चला गया। हालांकि मेरी रान का जख्म मुझे भागने नहीं दे रहा था। मुझे यूं लग रहा था जैसे जख्म चिरता चला जा रहा है। मैं आगे बढ़ता रहा, यहां तक कि बेदम होकर गिर पड़ा। मेरी सांस फूल गई थी। मैं अपना सांस बहाल करने के लिए बैठ गया। कुछ देर बाद जब मैं अपने आप में आया तो अंधेरे में चमकते हुए जुगने दिखाई दिए। एक लम्हे को मैं ना समझ सका। फिर जैसे ही गौर किया, ये वही अल्सेशियन नस्ल के कुत्ते थे। बिलाशुबा वो मेरे पीछे यहां तक आ गए थे। न जाने मुझे ये क्यों एहसास होने लगा कि जैसे ये महज कुत्ते नहीं हैं, कुछ भी दूसरी कोई मामराई महलूक हो सकती है। मैंने उस वक्त उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बल्कि सांस से बहाल होते ही तेज तेज कदमों से आगे चल पड़ा। मेरे साथ वो कुत्ते भी चल पड़े। मैं किसी बस्ती की तलाश में था।
इससे न सिर्फ मुझे ये अंदाजा हो जाता कि मैं कहाँ पर हूँ, बल्कि मुझे वहां से कोई मदद भी मिल सकती थी। चटियल मैदान खत्म हो गया था तो रेतली और दलदली जगह महसूस होने लगी। अचानक मेरे सामने दरिया आ गया। मैंने मगरिब की जानिब देखा। चांद के कोई आसार नहीं थे। अंधेरा गहरा हो रहा था। मेरे पास दो ही रास्ते थे, या तो मैं यहीं बैठकर सारी रात इंतजार करता या फिर दरिया में कूदकर पार उतरने की कोशिश करता। काफी देर तक मैं सोचता रहा कि क्या करूं। दूसरा किनारा दिखाई नहीं दे रहा था और न जाने उसका पाट कितना था। अगर मैं तैरते हुए रास्ते में ही बेदम हो गया तो मैं क्या करूंगा। सिवाय डूबने के और कोई रास्ता नहीं था। यहाँ बैठे रहने से मेरे ज़हम में जहर भर जाने का अंदेशा था। मुमकिन है मुझे होश ही ना रहता। सुबह तक न जाने कौन कौन से जानवर मुझे हड़प कर जाते। मैं भी ऐसी उलझन में था कि अचानक मुझे मुतहर्रिक रोशनी दिखाई दी। मैंने गौर किया कि वो 2-3 गाड़ियां थी। बिलाशुबा वो मेरी तलाश में थे, वरना उस वक्त इन गाड़ियों का वहां क्या काम था। इस वक्त मैं नहत्ता और जख्मी था। मैं चाहता भी तो कब तक इनका मुकाबला कर सकता था। मैं कोई आड़ तलाश करने लगा। तभी मेरे दिल में आई कि इनसे बचते रहने की बजाय दरिया पार करने की कोशिश करूं। अगर जिंदगी हुई तो पार कर जाएगा, अगर मौत है तो वो लोग मुझे मारने या फिर मुझे जिंदा पकड़ने के लिए सर पर पहुंच जाने वाले हैं। फिर मैंने मजीद नहीं सोचा और दरिया में छलांग लगा दी। सर्द पानी ने मुझे सर से पांव तक सुन कर दिया। मैं कुछ देर बाद पानी की सतह पर आया तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि वो दोनों कुत्ते मेरे दाएं बाएं तैरते चले आ रहे थे। एकदम से मेरा हौसला बुलंद हो गया। मैंने दोनों को अपने साथ लगाया और अपना सारा बोझ उन पर डालकर खुद को पानी के हवाले कर दिया। मैं इन कुत्तों के साथ पानी के बहाव की जानिब बहता चला गया। न जाने कितनी देर तक मैं बहता रहा था। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा था। मैं दूसरे किनारे लगा तो मेरे हवास पूरी तरह बहाल थे। मैं पानी से बाहर आया तो मेरे सामने एक ख्योला सा लहराया। मैंने गौर से देखा। धीमी धीमी रोशनी तेज होने लगी। मैं उधर देखता रहा। जैसे ही वो ह्योला मेरे करीब हुआ तो मैं उन्हें पहचान गया। मेरे सामने वही रोही वाले बाबा खड़े थे। उनके आसपास एक रोशनी का हाला था जिसे मैं साफ तौर पर दिखाई दे रहे थे। मैं एकदम से चकरा गया। वो मेरी जानब गौर से देख रहे थे। उन्होंने अपना असा बुलंद किया और ऊंची आवाज में कहा, आज तू दरिया पार न करता तो अपनी मंजिल खोटी कर लेता। घबरा मत, अभी तुझे कुंदन बनना है, कुंदन। मैं हाजिर बाबा जी। मैंने पूरे हलूस से कहा तो वो उसी रोब से बोले, इस दुनिया में एक महलूक मुनाफिकों की है जो इन कुत्तों से भी बदतर है। कुत्ते को मालूम है उसका मालिक कौन है, लेकिन इन मुनाफिकों को नहीं मालूम। और तू अपने बारे में जान ले कि अभी तो सिर्फ ऐसा कलंदर ही है जो कुत्ते और बंदर को नचा सकता है। नचा, अभी ये कुत्ते बंदर नचा, अभी तेरी मंजिल बड़ी दूर है। जा, अब जा। उन्होंने तेज से कहा और मुड़कर चल दिए। रोशनी मासूम होती चली गई और वो अंधेरे में गायब हो गए। मैं हैरत में डूबा उनके लफ्जों पर गौर करता रहा। ये कैसा मंजर था, मुझे इसकी समझ नहीं आई। इस नया पैराग्राफ। सक्खर पहुंचते हुए उन्हें शाम हो गई थी। इब्राहिम बेचारा अभी इस दुनिया में नहीं रहा था, वरना वो सीधे वहीं जाते। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही एक 4 व्हील जीप इनकी मुंतजिर थी। बदर ड्राइवर के साथ बैठ गया। जसपाल और तानी पिछली सीट पर बैठे ही थे कि ड्राइवर चल दिया। कुछ ही देर के बाद वो बाईपास पर चढ़ा तो बदर ने उससे पूछा, बचल किधर है? उधर शहर में ही है या? उसने फिक्रा अधूरा छोड़ दिया, जिस पर ड्राइवर ने कहा, उधर नहीं है,
لیکن وہ آج ہی تم سے رابطہ کرے گا. وہ کام ہی سے گیا ہے. کب گیا تھا؟ بدر نے پوچھا. تمہارا فون آنے کے بعد نکل گیا تھا. ڈرائیور نے جواب دیا تو جیپ میں خاموشی چھا گئی. اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا.